अभी हमने पाठ 16 पढ़ा, अब हम पाठ 17 समझेंगे। सांस सांस में बांस। ये एक अंग्रेजी लेखक हैं जो एलेक्स एम जॉर्ज इनने लिखा हुआ है और इसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। जो हमारी वो है अनुवाद जिसने किया है उनका नाम है शशि सबलोक और इसके लेखक जो हैं वो एलेक्स एम जॉर्ज हैं। अब इस पाठ का नाम है पेज नंबर 118, पाठ 17 सांस सांस में बांस। अब बांस से इसमें बताया गया है, लेखक ने इस बांस से रिश्ता बताया है कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पलने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया गया। कवि ने अपने जो जिसने लिखा हुआ है जिसने लेखक ने उसने बताया है कि बांस क्या है, बांस से उन्हें कितने कितने फ़ायदे हुए और कितना क्या क्या उन्होंने किया। बांस ने उन्हें अमीर बना दिया। बांस से उन घर बना लिया उन्हें अपने लिए। बर्तन हैं, औजार हैं और सूखे बांस को ईंधन की तरह मतलब जला लेते हैं वे चूल्हे में और बांस का कोयला जलाते हैं। बांस का अचार खाते हैं और बांस के ही पलने में उनका बचपन गुजरा और बांस की टोकरी के कारण ही उन्हें उनकी पत्नी मिली और बांस पर ही लिटाकर उन्हें मरघट पहुंचाया गया। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। एक जादूगर थे चंग की चंगल नवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। एक जादूगर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में, क्या नाम था जादूगर का, चंगली चंगल नवा। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े करतब दिखाए और जब मरने को हो गए, जब वो मरे तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो 6वें दिन मेरी कब्र को खोद कर देखना तो कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6वें दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनाए। क्या हुआ, जब उनकी कब्र खोदी गई 6वें दिन तो क्या है, बांस की टोकरियों के कई बहुत सारे डिजाइन निकले। तो लोगों ने उनकी नकल भी की और नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, मतलब बहुत होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में बांस बहुत मिलता है और क्या है, बहुत विभिन्न हिस्सों में मिलता है, लेकिन नागालैंड की बात अलग ही है और बांस की चीज़ें बहुत बनती हैं नागालैंड में। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बनने लगीं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता, बया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हुई। अब क्या कहे, बांस की बुनाई का रिश्ता किस दौर से है, जब मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए कुछ सामान की डलिया नुमा चीज़ बनाई थी, मतलब डलिया जैसा कुछ बनाया था। उस डलिया की प्रेरणा, बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बया नामक एक चिड़िया होती है, वो डलिया जैसा अपना घोंसला बनाती है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपरचियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। हमें बताया गया है कि केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार लें। इन शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियों एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों को तुम लोग ऐसी टोपियाँ पहने हुए, चाय के बागान में चाय तोड़ते रहते हैं पत्तियाँ, तो ऐसी टोपियाँ लगाए लोग तुम्हें दिखेंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूले जब हम कोई भी चित्र देखें। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के
पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बाँस इकट्ठा करने का सही वक्त है। बाँस इकट्ठा करने का सही वक्त क्या है? जुलाई से अक्टूबर, जब बहुत बारिश होती है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बाँस काटते हैं। बूढ़े बाँस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बाँस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। उसके बाद ऐसे बाँसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों को लंबाई में पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बाँस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। क्या होता है, जो बूढ़े बाँस होते हैं वो सख्त होते हैं, जो नया बाँस होता है वो मुलायम होता है और वो बूढ़े बाँस टूट भी जाते हैं। इसलिए बाँस से बाँस को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव क्या है? बाँस को काटने वाला औजार। खपच्ची बाएं हाथ से होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव को एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदियों का उपयोग होता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बाँस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। डुएल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इसके कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। अब हमें इसमें लेखक ने क्या बताया है, बाँस के बारे में बताया है, उससे क्या क्या बनाया जाता है और कब हमें बाँस मिलता है, कौन सा बाँस अच्छा होता है, कौन सा बाँस सही नहीं अच्छा नहीं होता, और इसको कौन से उससे काटते हैं, किससे काटते हैं, वो भी हमें बताया गया है। और बाँस उसके बारे में हमें बाँस के विभिन्न उपयोग के बारे में हमें बताया गया है। और बाँस क्या होता है, 3-4 साल बाँस के पैदा होने के 3-4 साल बाद उसे बूढ़ा बाँस कहा जाता है और बूढ़े बाँस सख्त होते हैं और जबकि युवा बाँस सख्त नहीं होते हैं। और बाँस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक इसमें बनाने वाला सजावट का सामान लगता है। बाँस को मोड़कर, छील कर या काट कर बनाया जाता है। हमसे इससे क्या बनाया जाता है, इसकी क्रिया भी अलग अलग होती है इसकी, और ये मूल्यवान चीज़ें होती हैं। बाँस की बुनाई मानव के इतिहास में तब से शुरू हुई जब मानव ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था। अब बाँस के विभिन्न उपयोग से संबंधी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? नागालैंड, पूर्वी राज्य नागालैंड से मिलती है। अब हमारा इधर हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो गया। आज हमने पाठ 17 भी समझ लिया। अब हम आपको जहाँ से हमारा शुरू हुआ सेकंड टर्म का, वहाँ से हम आपको एक दिन नोट्स सारे उसके समझा देंगे और आपको बुक की एक्सरसाइज भी बताएंगे।